कि सीजेआई ने जो ये टिप्पणी की है कॉकरोच की, ये गले की हड्डी बन गई है। खुद सीजेआई की भी बन गई है, बाकी लोगों की भी बन गई है। अरे भाई सड़क 12 करोड़ की सड़क बनती है, 1200 करोड़ की सड़क बनती है और 15 दिन में उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो इसका जवाब तो विपक्ष तो माँगता है या कोई पत्रकार माँगता है तो आप उसको पता नहीं क्या-क्या बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं उसको। उसको जो है सोरोस का आदमी बता देते हैं, उसको विपक्ष का आदमी बता देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं। अब करो जैन जी को बंद जेल में, करो इन कॉकरोचों को बंद जेल में, करा दो था आपने लाठीचार्ज जंतर-मंतर पे, आपको पता चल गया। कॉकरोच वाला मामला सीजेआई से शुरू हुआ और धर्मेंद्र प्रधान पे जाके निपटा और निशाने पे अमित शाह भी हैं। मजे वाली बात ये है, मामला सीजेआई का है और फंस रहा है पीसीआई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ विवाद अब एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इस्तीफे तक आ पहुंचा है। किस तरह से इस मामले ने मोड़ लिया है, सीजीआई ने इसमें क्या भूमिका निभाई है, तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, ये पहल शुरू हुई और अब मनन मिश्रा पर बात आ गई है। कैसे आई है, क्यों आई है, करेंगे बात। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। आपके तो रिलेटिव नहीं है ना मनन मिश्रा जी, क्योंकि आप हिमांशु मिश्रा हैं, वो मनन मिश्रा हैं। तो भाई अपना देख लेना हिसाब-किताब हो तो कुछ कर लेना, क्योंकि कॉकरोच उनके घर में घुस गए हैं और कॉकरोच बड़े खतरनाक होते हैं, है ना? जी। हम्म। सर, कॉकरोचेस ने पहले तो एक मंत्री जी का इस्तीफा पहले ही ले लिया है, तो डर के साए में तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार चल रही थी। अब मनन मिश्रा का ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, सीजीआई के लिए मतलब ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन ये पलट के मनन मिश्रा पर आ गया, सरकार पर फिर से आ गया। ये वही वाला हाल हो रहा है जो पिछली बार हुआ था। देखो हिमांशु, मैं लगातार कहता हूँ, आपके चैनल पे भी कहता हूँ कि सीजेआई ने जो ये टिप्पणी की है कॉकरोच की, ये गले की हड्डी बन गई है। खुद सीजेआई की भी बन गई है, बाकी लोगों की भी बन गई है, सरकार की भी बन गई है। और हम्म। इसको जो है छात्रों ने, युवाओं ने कॉकरोच नामक गहने को गले में डाल लिया माला बना के। वो माला जपने का, रपने का काम कर रहे हैं। तो उसी से जहाँ भी जाते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं। अब आप देखिए, कॉकरोच वाला मामला सीजेआई से शुरू हुआ और धर्मेंद्र प्रधान पे जाके निपटा और निशाने पे अमित शाह भी हैं। हम्म। और ये चल ही रहा था कि एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत ये हुआ कि भई हैदराबाद में सीजेआई जाएँगे और वहाँ पे जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें वो डिग्री वितरण करेंगे। लेकिन भाई जो डिग्री लेने वाले लोग हैं वो भी हाथ हैं, वो आधे लोग कह रहे हैं हम तो कॉकरोच प्रजाति के हैं, तो हम इनसे क्यों डिग्री लें? तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब जैसे ही ये चल रहा था, ये मनन मिश्रा जी ने बड़ी लकड़ी ले ली। हालाँकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं कि भाई दरवाजे के कोले पे खड़ी हुई लाठी ले ली इन्होंने। खड़ी लाठी लेना भी बोलते हैं इसको। इन्होंने खड़ी लाठी खामखा में ही ले ली। अब पहले तो इन्होंने जो है तुगलकी आदेश जारी कर दिया। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आपने किस अधिकार से आदेश जारी किया है? आप कौन-सी ऐसी ताकत है जो इस तरह का आदेश जारी कर सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपने आदेश जारी कर दिया है, तो आपने तत्काल वापस ले लिया, यानी कि आप डर गए। और जैसे ही आप डरते हैं, तो सामने वाला तो आपके सिर पे बैठ जाता है, फिर तो हावी हो जाता है। अब कॉकरोच पार्टी ने कहा कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आपके घर आएँ और उससे पहले आप ज़रा ये 14 करोड़ रुपया जो लिया था, इसका हिसाब दे दीजिए। अब पिछले 12 साल में आपने क्या-क्या किया, अब वो इनसे हिसाब माँगने लगे। तो इसी को बोलते हैं कि बड़ी लकड़ी इन्होंने ले ली है और इनका भुगतान मुझे नहीं लगता कि बिना इस्तीफे के होगा। कहीं ऐसा ना हम्म। हो कि कुछ दिनों बाद मनन मिश्रा जी बेचारे चले जाएँ, क्योंकि वो खुद तो हम्म। मुश्किल में फँसे ही हैं, उन्होंने आस-पास के कई लोगों को मुश्किल में फँसा दिया है। आपने देखा हम्म। आज कोर्ट में भी गए, कोर्ट में लोग गए और सीजेआई ने खुद पल्ला झाड़ दिया, बोला भाई कौन है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया? हम तो बीसीआई को जानते नहीं है। इन्होंने किस अधिकार से कह दिया? हमने तो इनको कुछ कहा नहीं है।
मजे वाली बात ये है, मामला सीजेआई का है और फँस रहा है पीसीआई। ये देखिए आप जो मामला नया शुरू हो गया। तो ये जो हुँ, कॉकरोच है, अब कॉकरोच का जो ये एक वो दल-बल चल रहा है, कॉकरोच का जो एक वो ग्रुप चल रहा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमें हुँ, नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मानसून सेशन का स्वाहा हुआ है, इसके पीछे कहीं न कहीं कॉकरोच है। कहीं न कहीं कॉकरोच का लेना-देना है। यहाँ मैं कॉकरोच कोई दूसरे उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बड़े सम्मान से, बड़े आदर से नाम लेता हूँ कि ये युवाओं का मामला है भई। ये जो बेरोज़गार युवा हैं, ये जो बड़ी-बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं और इनको आप जो है बेइज़्ज़त कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं इनको, कॉकरोच कह के और कीड़े-मकोड़े कह के, ये तो यही सवाल आपसे पूछने लगे और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ये तो निकाल-निकाल के, जो पुराने लोगों को याद ही नहीं है, जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि भई आपसे क्या-क्या सवाल पूछे होंगे। क्या कल्पना की होगी कभी मनन मिश्रा जी ने कि ऐसा सवाल पूछने वाले लोग भी कॉकरोच पैदा हो जाएँगे? क्या सीजेआई ने सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी में आपका बहिष्कार इस नाते हो जाएगा, कुछ कहा है और झुकना पड़ा सीजेआई को भी, प्रोग्राम कैंसल हुआ। नहीं तो ताकतवर सीजेआई कहते नहीं मैं तो आऊँगा, तो क्यों नहीं गए? तो ये डर जताता है कि कहीं न कहीं मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ये बड़ी गलती कुछ लोगों से हो गई है। हुँ, और हुँ, ये गलतियाँ तब होती हैं, एकाएक गलतियाँ नहीं होती, आप लगातार गलतियाँ करते जा रहे हैं, लगातार इस तरह की चीज़ें करते जा रहे हैं और आपका डर समाप्त हो गया था, वो डर वापस लाना था और वो डर वापस लाने का काम जेन ज़ी ने किया है। हुँ, लेकिन हुँ, इससे आगे एक बात और मैं कहता हूँ हिमांशु कि जेन ज़ी तो जेन ज़ी, अब जो नया खतरनाक अल्फा जेन ज़ी आ गया है, जिसको जेन ज़ी अल्फा कह रहे हैं, वो हमें इससे भी खतरनाक लग रहा है, क्योंकि वो नहीं हुँ। बकसता। आज कन्नौज की और उन्नाव की घटनाएँ आई हैं कि वहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय में हड़कंप कर दिया है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा मामला? जी। और एक तरफ जो है कॉकरोच जनता पार्टी हावी है, इस पूरे मुद्दे को हाथों-हाथ उठा लिया है। इधर मनन मिश्रा और पूरी जो बार काउंसिल है वो यू टर्न ले चुकी है इस पूरे मामले पर। लेकिन मामला क्या यहीं पर थम जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है सर। क्योंकि हमने देखा ना कि नीट वाले मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग जब हो रही थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि वो चीज़ें वहीं पर थमी नहीं और उससे आगे और एग्रेसिवली बढ़ गईं। मतलब पहले कहा गया कि भाई इनकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए, फिर ज़िम्मेदारी बयान देना चाहिए, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा हो गया तो फिर और आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है? राहुल गांधी और अमित शाह के पीछे पड़ गए उसके बाद तो। तो एक और इस्तीफ़ा गिरने वाला है अगर, तो फिर ये सरकार भी मतलब किस तरफ जा रही है? कि क्या क्या हालात राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं सर? नहीं हिमांशु मैंने बताया ना आपको कि जो मानसून सत्र में हुआ है, हुँ, मानसून सत्र में एक विपक्ष को भी एक हिम्मत मिली है ना और वो हिम्मत देने का काम तो जैन जी ने किया है। हुँ, हुँ, अब जैन जी जिस प्रकार से कांग्रेस में भी कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता हैं, जिस प्रकार से वो युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे बाकी जगह जिस तरह से वो जाते हैं, तो युवाओं के साथ अगर वो चल रहे हैं तो उनको भी जोश आ रहा है और वही जोश उनका जो है आपने पार्लियामेंट में देखा। और हुँ, पार्लियामेंट में ऐसा जोश देखा कि हमने तो पहली बार साढ़े 3 दशक के इतिहास में देखा है पार्लियामेंट इतने दिन से जा रहे हैं। पहली बार हमने इतिहास में देखा कि भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं और पूरे पूरे सेशन में। ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, पूरे सेशन में आप गायब हैं और आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आपके पास ये बहाना नहीं है कि भई प्रधानमंत्री विदेश में है, गृह मंत्री कहीं बॉर्डर पे गए हुए हैं, गृह मंत्री देश की कोई रक्षा के मामले में लगे हुए हैं, इंटरनल थ्रेट है, उस मामले में लगे हैं इसलिए सदन में ऐसा भी कुछ नहीं है। आप तो वहीं बराबर के कमरे में ही बैठे हैं सदन के, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है हो रही है सदन को फेस करने की। तो ये डर कहाँ से आया? ये किसने पैदा किया? ये इसी जेनजी और इसी कॉकरोच ने तो पैदा किया है। उसी पे तो खेल रहा है विपक्ष भी। नहीं तो विपक्ष तो हुँ, यही है 12 साल से। विपक्ष ने क्या उखाड़ लिया था? ममता हुँ, बनर्जी जैसा इतना बड़ा दल, टीएमसी जैसा इतना बड़ा दल, जिसके इतने सांसद हों, जिसकी एक इतने बड़े राज्य में सरकार हो, 15 साल पुरानी सरकार हो, ममता बनर्जी इतनी कद्दावर नेता हो, लड़ाकी नेता हो, जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुद वकील बन के लड़ती हो, ऐसे को धराशायी इन्होंने कर दिया था। लेकिन आज कहाँ गई है इनकी वो ताकत के डर के भाग रही है जेनजी के नाम पे। तो ये एक बदलाव है
और ये बदलाव इसलिए है कि वो खड़ा आपने किया है उसको, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अरे भाई सड़क 12 करोड़ की सड़क बनती है, 1200 करोड़ की सड़क बनती है और 15 दिन में उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो इसका जवाब तो विपक्ष तो माँगता है या कोई पत्रकार माँगता है, तो आप उसको पता नहीं क्या-क्या बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं उसको, उसको जो है सोरोस का आदमी बता देते हैं, उसको विपक्ष का आदमी बता देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं। अब करो जैन जी को बंद जेल में, करो इन कॉकरोचों को बंद जेल में, करा दो था आपने लाठीचार्ज जंतर-मंतर पे, आपको पता चल गया। आप हुँ, मतलब चोरी और सीनाजेरी दोनों करोगे, अब ये चलने वाला नहीं। हुँ, हुँ, देखिए इनकी कहीं भी जायज़ माँग अगर कोई करेगा, तो जनता उसके साथ जुड़ेगी और हुँ, आप जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, अब जनता उस पर संज्ञान लेने लगी है। एक बात हुँ, नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हुँ, हुँ, किसान आए अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आपने उनको पता नहीं क्या-क्या खालिस्तानी और दूसरे आरोप उनके ऊपर लगा के, उनको प्रताड़ित करके और सारी चीज़ें करके सड़कों पे कीले, लाठी सब कुछ आपने आज़मा लिया और वो तंग होके बेचारे 13 महीनों में चले गए चुपचाप। बड़े हाथ होके गए। उनकी आत्माएँ रोती हुई गई हैं कि एक किसान जो सारा साल फसल उगाता है, जब वो बेचने आता है, तो उसकी फसल बिकती नहीं है। वहाँ भी लूटने का काम उसको होता है। ऐसे लोगों को आपने तंग किया है। तो हिम्मत नहीं होती थी। नेता अगर कोई नेता बोलना चाहे, कोई दल बोलना चाहे, आप उसको तहस-नहस कर दें। अब ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसीलिए युवा आगे आया है। अरे भाई आप बाकी चीज़ों को छोड़ो, सब जगह सबको पता है कितना भ्रष्टाचार है, कितनी दिक्कतें हैं, परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं। अरे आपने तो राम का मंदिर भी नहीं छोड़ा। तो लोग इस पे भी तो विचार कर रहे हैं, कि बाकी चीज़ें तो आप कर रहे हैं, आप तो राम का मंदिर भी नहीं छोड़ा आपने। आप तो कह रहे थे भगवान राम को लाए हैं, तो ये आप कहते हैं डिजिटल, डिजिटल सारा दिन गाना सुनाते हैं डिजिटल इंडिया का, तो मंदिर को आपने डिजिटल इंडिया क्यों नहीं बनाया? मंदिर पे क्यों नहीं अत्याधुनिक कैमरे आपने लगाए जब आपके पास इतना बजट था? मंदिर में क्यों नहीं आपने सीसीटीवी का सिस्टम लगाया? मंदिर में आप बारकोड क्यों नहीं लगाते हैं कि जिसको चंदा देना है हमने तो डिजिटल इंडिया कर दिया है, कोई भी चंदा कैश में नहीं चढ़ेगा। बारकोड लगा हुआ है और आप सीधा पैसा ट्रांसफर करिए, बैंक को पैसा जाएगा। बैंक को पैसा जाएगा, गिनने का झंझट खत्म, तुरंत बैंक में पैसा गया, मंदिर का ब्याज चालू, कोई पारदर्शिता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन लगा दीजिए वहाँ पे कि आज मंदिर में इतना चंदा आया है, पुराना चंदा इतना है, टोटल चंदा इतना हो गया है। चंदा लगातार बढ़ता जा रहा है काउंटिंग की तरह। तो आप क्यों नहीं करते? आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। कहीं न कहीं आप लोगों को शह दे रहे हैं उनको, जो डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो हुँ, आपके आदमी हैं। तो ये जब सारी चीज़ें आप करेंगे, जब आप अगर कोई पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कोई भी निर्माण करते हैं, जब आप ठेकेदार से पैसे लेंगे पार्टी फंड के नाम पे, दलाली लेंगे, आपके नेता लूटेंगे, तो ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार माल कहाँ से लगाएगा? अगर आप ठेकेदार को ₹100 देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको खर्च करिए, बढ़िया बनाइए, अपना मुनाफ़ा भी कमाइए 10%, लेकिन गारंटी दीजिए आप, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज भी ज़िक्र होता है कि मुंबई में एक ऐसी सड़क बनी हुई है, जो 100 साल से टूट ही नहीं रही है। तो वो कैसी सड़क बना दी उन्होंने? क्या लोहे की बनाई है क्या? तो ऐसी सड़कें आज क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है, अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो। और मुझे लगता हुँ, है कि बदलाव की बेला चली है और देखिए युवा देश के भविष्य हैं, वही देश में बदलाव करते हैं, वही क्रांति लाते हैं। तो जिस हुँ। प्रकार से हालात शुरू हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव की बयार शुरू होने वाली है। जी। सर, आप बदलाव का ज़िक्र कर रहे हैं, आपने तमाम सरकारों को आते और जाते हुए देखा है। क्या आपको लग रहा है ये वही टाइम है जब असल में चीज़ें पलटने वाली हैं? क्योंकि एक टाइम पे तो इंदिरा इज़ इंडिया भी हो गया था ना, इंडिया इज़ इंदिरा कहा जाता था। तो वो वक़्त जो है पीक था उनका और ये वक़्त नरेंद्र मोदी का जो चला जा रहा है, पीछे चला गया है, वो वक़्त पीक था, अब नीचे चीज़ें जा रही हैं। और युवा ही इस पूरे रेवोल्यूशन का जो है केंद्र रहने वाले हैं क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार की चीज़ें हों या फिर तमाम मतलब इग्नोरेंस हो तमाम जगहों पर, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये अब जो है नई राजनीतिक तौर पर कोई नई लहर आने वाली है क्या? और ये लहर जाने वाली है क्या? उस तरफ इशारा भी है क्या? देखो हिमांशु अगर आप देखें जब लंबे समय तक इंदिरा गांधी सत्ता में थी और इंदिरा गांधी ने इसी तरह से कुछ करने की कोशिश की थी, तो जनता में एक रोष फैल गया था।
हुँ, और वो तथ्य नीचे आते-आते तथ्यों में भी कई बार बदलाव होता है, तथ्य पता नहीं चलते हैं नीचे की जनता को। आज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। विपक्षी और विरोधी लोग कई जगह र्यूमर भी उड़ाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब अगर हम दूसरे भ्रष्टाचार को, दूसरी चीज़ों को छोड़ भी दें, राम मंदिर की ही बात करें, तो क्या अपने सीने पे हाथ रख के आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से जाँच हो रही है? एसआईटी ईमानदारी से जाँच कर रही है? एसआईटी जी को जिस प्रकार से जाँच करनी चाहिए वो करेगी। उन पे तो तमाम आरोप लग रहे हैं। जो एसआईटी में है उन पे भी आरोप लग रहे हैं और एसआईटी जिनको रिपोर्ट कर रही है उन पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप ही उसमें ट्रस्ट में हैं और आप ही को रिपोर्ट दी जा रही है। क्या मज़ाक देश में चल रहा है? तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो विरोधाभास और विरोध होगा। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी और उसी का नतीजा था कि जेपी आंदोलन हुआ। चौधरी चरण सिंह जैसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग और तमाम लोग जो है आंदोलन करके सड़कों पे आए थे और इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ फेंकी थी। भले ही इमरजेंसी भी लगी हो, सब कुछ हो, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो रह नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जब देखा कि भई कुछ नहीं है, मामले में दम नहीं है, सत्ता को सँभालना इतना आसान नहीं है और चीज़ें हुई और उसी रास्ते पे इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, आंदोलन के रास्ते पे, जनता के रास्ते पे, मुद्दे उठाने के रास्ते पे। तो फिर वो बिहार के एक बेलची गाँव में गई और वहाँ उन्होंने देखा किस तरह से दुर्दशा है और वो मीडिया में कवर हुआ और वो वापस सत्ता में आ गए। तो ये चीज़ें सब जगह चलती रहती हैं, सब दौर में चलती रहती हैं। करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर देखिए, आप मुझे बताइए अगर मंदिर चल रहा है, मंदिर में सब ठीक-ठाक होता, छोटी-मोटी चोरियाँ चलती रहती हैं, सबको पता है। लेकिन नियमित रूप से अगर चीज़ें हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हाईवे पे हाईवे बना है और हाईवे ठीक-ठाक चल रहा है, हाईवे 2 साल, 5 साल चल रहा है, कोई ज़िक्र नहीं करेगा, कोई कहीं आवाज़ नहीं आएगी। और हाईवे में भी करप्शन हो रहा है, सबको पता है। लेकिन वो ठीक चल रहा है, हमें अपनी सुविधाएँ देखनी है। इस पे कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना काम हुआ, उसको सोचने वाले सिर्फ़ 2-5% लोग होते हैं, बाकी लोगों को सुविधा चाहिए। लेकिन अगर बनाते 1 हफ्ते के बाद ही टूट रहा है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। किसी हॉस्पिटल को आप इतना पैसा सरकार देती है और वो हॉस्पिटल में फिर भी वहाँ पे जो है बुरा हाल है, तो फिर सवाल उठते हैं। वही ये चीज़ें हैं कि जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, परीक्षा अगर एक बार रद्द हो गई किसी कारणवश और उसमें कोई साजिश आपकी नहीं है, तो आप दूसरी परीक्षा करा लीजिए, बात खत्म हो गई, लोगों ने परीक्षा दी, अपने काम-धंधे पे लग गए। लेकिन अगर आप इसको धंधा बना लेते हैं और पता लग जाता है कि कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं और सत्ता का शेल्टर उनको मिल रहा है, तो फिर विरोध होना वाजिब है और वही विरोध हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हुँ, है कि पिछली सरकारों में गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। पिछली सरकारों में गड़बड़ियाँ हुई हैं, 10%, 20%, 30% गड़बड़ियाँ हुई। आज की डेट में ये है कि 80% गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो 80% गड़बड़ियों को छुपाना इस सरकार के बस का भी नहीं है और सिस्टम के बस का भी नहीं है। जब गड़बड़ियाँ होंगी तो ऊपर से नीचे होंगी और ऊपर वाले फँसे या नीचे वाले फँसे। उसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया और उसी का नतीजा है। देखिए मनन मिश्रा, ये गलती उनसे हुई है, जो भी आदेश उन्होंने दिया वापस ले लिया, उसमें फँसे ना फँसे, लेकिन ये जो 14 करोड़ का हिसाब उन्होंने माँग लिया है, इसमें मनन मिश्रा ज़रूर फँस जाएँगे, क्योंकि हिसाब हुँ, दे ही नहीं हुँ, पाएँगे वो। और हिसाब हुँ, नहीं हुँ, दे पाएँगे, तो यही मुद्दा बन जाएगा और इसी पे उनका इस्तीफ़ा माँगा जाना शुरू हो जाएगा। बात हुँ, शुरू हुई थी सीजेआई से और बात आ गई पीसीआई, तो यही होता है। तो मुद्दा चला था कहीं सर, आ गया कहीं। अब क्या अमित हुँ, शाह को अंदाजा था कि ये जो जंतर-मंतर पे धरना हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँगा जा रहा है, ये मेरे गले की हड्डी बन जाएगा? अगर शायद उनको बिल्कुल। अंदाजा होता, तो पहले ही वो कुछ रोकथाम करते। तो इसलिए क्योंकि ये तीर है और तीर कमान से अगर निकल गया है, अब ये किसको लगेगा, ये किसी को नहीं पता है और ये तीर अभी निकल चुका है, जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच वाला तीर किसके यहाँ बैठ जाएगा, किसके पजामे में घुस जाएगा, ये किसी को नहीं पता। जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ।